14 नवंबर 2025 की रात लगभग 9 या साढ़े 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दो पुलिस वाले एक घर के दरवाजे पर जाकर बैल बजाते हैं। जैसे बैल बजती है उसके बाद घर से एक आदमी निकल के आता है जो कि पेशे से दर्जी होता है। दर्जी ने जाकर पूछा उन पुलिस वालों से कि साहब क्या बात है। वो कहते हैं कि तुम्हें साहब ने बुलाया है। साहब की बात सुनने के बाद दर्जी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, कहता है कि साहब मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल कुछ काम है, कुछ सिलाई करनी है, इसलिए आपकी ज़रूरत है, आपको चलना पड़ेगा। जब ये बात सुनी जाती है तो दर्जी की सांस में सांस आ जाती है। वो थोड़ा सा परेशान होता है जब ये बात सुन रहा था कि अचानक से पुलिस ऑफिसर ने बुलाया है। तभी वो अपनी बीवी के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे एक बड़े साहब ने बुलाया है, कुछ काम है उनका पर्सनल, मैं काम करके तुरंत अभी आता हूँ। बीवी आराम से इत्मीनान से कहती है कोई दिक्कत नहीं, आराम से अब तुम जा सकते हो। वो अपनी बीवी, अपने बच्चों को बताकर यहाँ से चला जाता है। दोनों सिपाही साथ में थे। और इसके बाद लगभग रात के 11:20 के आसपास की बात है। एक ज़ोरदार धमाका होता है, एक ब्लास्ट होता है। और जैसे ब्लास्ट होता है तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये मामला क्या है। लोगों ने अपने अपने घरों से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या मामला है, कहाँ से धमाके की आवाज़ आई थी। दर्जी की जो बीवी थी उसने भी किसी पड़ोसी वाले से पूछा कि ये क्या बात है, इतनी ज़ोर का धमाका कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या मामला है। तभी पड़ोसी कहते हैं कि ये थाने में शायद कोई ब्लास्ट हुआ है, थाने की तरफ से ही ये देखा गया है। बस इतना सुनना था। दर्जी की जो बीवी थी वो रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए अपने घर से निकलती है। लगभग 150 या 200 मीटर के पास वो थाना होता है। जैसे जैसे दौड़ते हुए उस थाने की तरफ जा रही थी वैसे वैसे लोगों अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद जब थाने में जाकर देखते हैं, जो दृश्य देखा लोगों ने उसे देखकर देखते ही रह जाते हैं। लगभग 200 मीटर के दायरे के अंदर मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। वो किसी और के नहीं बल्कि इंसानों के थे। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस थाने में ब्लास्ट क्यों होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के इलाके में एक थाना लगता है जिसका नाम है नौगाम पुलिस स्टेशन। नौगाम पुलिस स्टेशन में 19 अक्टूबर 2025 को एक सूचना मिलती है कि इसी स्टेशन के अंतर्गत आने वाला बनपोरा एक गांव लगता है। वहां पर जैश ए मोहम्मद का एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर को पुलिस बहुत गंभीरता से लेती है और एक एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज हो जाती है 162/2025। ये एफआईआर संख्या होती है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल करने के बाद सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ निसार डार उर्फ साहिल होता है, और दूसरा यासिर उल अशरफ होता है, तीसरा मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद होता है। इन तीनों को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पकड़ा जाता है। उनसे पूछा जाता है कि ये आपने ये पोस्टर क्यों चिपकाए। दरअसल इनके तीनों के ही पोस्टर में चिपकाने का नाम शामिल हो जाता है। अब पुलिस प्रशासन अपने इस जांच पड़ताल में जुट जाती है और जैसे जांच पड़ताल में पुलिस जुटती है उसके बाद नाम आता है मौलाना का, जो कि महज कक्षा 3 तक पढ़ा लिखा होता है। बाकी उसने दीनी तालीम थी वो अच्छी खासी हासिल कर रखी थी। उससे के माध्यम से पता चलता है कि एक डॉक्टर मुजम्मिल है। डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी। जांच पड़ताल होते हुए जम्मू कश्मीर से चलते हुए जांच पहुंच जाती है सीधा हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद में जब जम्मू और कश्मीर की पुलिस वहां पहुंच रही थी, वहां जाने से पहले उन्होंने हरियाणा की पुलिस से संपर्क किया और इंटेलिजेंस ब्यूरो से संपर्क किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो से संपर्क करने के बाद हरियाणा फरीदाबाद के पास एक गाँव लगता है धोज, और डॉक्टर मुजम्मिल के जो पड़ताल थी उसकी पड़ताल के आधार पर, उसकी पूछताछ के आधार पर धोज गांव से 358 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ मिलता है। ये 9 नवंबर 2025 का वाकया है। 10 नवंबर 2025 को इस धोज गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक फतेहपुर तागा गांव लगता है। वहां पर 2563 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ मिलता है। क्योंकि इस मामले की जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके का थाना नौगाम लगता है, वहां पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसलिए जो भी माल की, जो भी विस्फोटक की बरामदगी हुई थी वो बरामदगी को लेकर अपने साथ उसी थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सुरक्षित रूप से रखा जाता है। अब ये जांच पड़ताल चली रही थी। इसलिए उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया कि हमें कोर्ट में कोई सबूत पेश करने होंगे, इसलिए इसमें के सैंपल लिए जाएं। सैंपल लेने के बाद जांच पड़ताल को भेज दिए जाएं। ये 13 नवंबर 14 नवंबर की ये प्रक्रिया चल रही थी और ये पूरा दिन गहमा गहमी चलती रहती है। आखिरकार जब पुलिस के ऑफिसर जुटते हैं तो सैंपल लेने थे। सैंपल लेने का मेन उद्देश्य ये था ताकि जब कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे तो वहीं पर ये सैंपल दिखाए जाएंगे कि हमने इस तरह से सैंपल लिए हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर, एफएसएल टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, फोटोग्राफर, नायब तहसीलदार और
ये सब जुट जाते हैं। इसी बीच में कहा जाता है कि जो पैकेट तैयार किए जाएंगे, पैकेट को बिल्कुल तरतीब के साथ उनको सिल कर रखना चाहिए, यानी कि किसी कपड़े वगैरह में जब सिल के रखे जाएंगे तो थोड़ा सही रहेगा। इस तरह की बात थी। इंस्पेक्टर ने पूछा कि यहाँ आसपास में कोई दर्जी हो तो उसको बुलवा लो। जैसे दर्जी को बुलवाने वाली बात आती है तो दो सिपाही जाते हैं और पास में ही लगभग 150 मीटर के फासले पे ही मोहम्मद शफी परे रहता है। उसके पास जाते हैं और जाने के बाद उसको सूचना दी जाती है कि साहब ने आपको बुलाया है। जैसे उससे कहा जाता है वो सूचना मिलने के बाद आराम से मौके पर पहुंच जाता है। ये तारीख थी 14 नवंबर 2025 की रात लगभग 11:22 के आसपास। ये थाने के अंदर प्रक्रिया चल रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं। इस थाने के अंदर और भी कई पुलिस ऑफिसर मौजूद होते हैं और इसी बीच में एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की गूंज बहुत दूर दूर तक सुनी जाती है। आग का एक गुब्बार था जो कि आसमान की तरफ उड़ता है और जितना वो आसमान की तरफ उड़ रहा था उतना वो चारों तरफ फैल भी रहा था। जहां जहां तक उस आग की लपेट में चपेट में जो भी आ रहा था, या तो झुलस रहा था या जल रहा था, और जल के वो चाहे वस्तु हो या इंसान हो, उसमें बहुत भारी मात्रा में उसको नुकसान पहुंच रहा था। थाने परिसर में जितने भी वाहन खड़े हुए थे उनमें भी आग लग जाती है। धमाका इतनी तेज था कि जो पूरा पुलिस थाना था वो नेस्ता नाबूद हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो नक्शे पे था जरूर, लेकिन गायब हो जाता है। उसके गायब होने की बात थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये मामला क्या है। 100 मीटर के दायरे में जितने भी घर थे, हर घर के शीशे टूट जाते हैं, हर घर की जो खिड़कियां थीं, दरवाजे थे, वो टूट जाते हैं, दीवारों में दरार आ जाती है। लोग इतनी बुरी तरह से डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि मामला जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीर में इस तरह के धमाके कई बार होते रहते हैं तो लोग अपने घरों में चुपचाप दुबक जाते हैं, सहम जाते हैं। वो सोच रहे थे पता नहीं कहाँ पर क्या हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका नाम इस धमाके में आ जाए, इसलिए शांत पड़ जाते हैं। किसी ने जानने की और समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन 10-12 मिनट तक ऐसी गहमा-गहमी चलती रहती है। लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं और ये आवाज़ें, ये बातचीत होते होते 150 मीटर दूर जो दर्जी था, दर्जी के घर तक पहुंच जाती है। दर्जी घर पर जैसी आवाज़ पहुंचती है, उसकी बीवी और अपने पड़ोसी से पूछती है कि ये क्या बात है, अभी इतना जोर का धमाका हुआ था, एकदम से उजाला सा हो गया था पूरी तरह से, जो कि क्या हुआ क्या नहीं। तो ये पड़ोसी बताते हैं कि थाने में शायद कोई ब्लास्ट हुआ है, वो क्यों हुआ है पता नहीं, बस इतना सुनना था कि जो दर्जी की बीवी होती है वो रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए अब यहाँ से भागने लगती है। उसकी रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद आसपास के लोग भी जाग जाते हैं। ये सुनने के बाद कि दर्जी जो मोहम्मद शफी परे है, उसकी बीवी को कुछ मामला हुआ है, कुछ शायद उसका पति भी वहीं थाने में इस वक्त मौजूद था। आसपास के लोग थे, हमदर्दी के बतौर वहाँ पर दौड़ने लगते हैं, पहुँचने लगते हैं। अब संख्या बढ़ जाती है और जैसे ही संख्या बढ़ती है तो रात के 2 बजे तक लोगों ने वहाँ आसपास जो भी चीज़ें थी देखना शुरू कर दिया। और जो लगभग 100 मीटर के दायरे में, ये बताया जाता 100 मीटर या 150 मीटर के दायरे में मांस के लोथड़े थे जो इधर से उधर फैले पड़े थे। लोगों ने उन्हें समेटना शुरू कर दिया। इसी बीच में उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है, फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी जाती है। जो वाहनों में आग लग रही थी उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी। दर्जी वगैरह, ये अपने जो परिवार के लोग थे वो देखने लगते हैं कि दर्जी कहाँ है, लेकिन दर्जी नहीं मिल पाता। रात के 2 बज जाते हैं। अब यहाँ पर जो पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी पहुँच जाते हैं और यहाँ आने के बाद अब जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। ऐसे ही करते करते जब आगे कहानी बढ़ने लगती है तो यहाँ पर ये पता चलता है, गिनती जब की जाती है तो टोटल मिला के 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। 9 लोगों में एक इंस्पेक्टर होता है, 3 एफएसएल टीम के अधिकारी होते हैं, 2 राजस्व टीम के अधिकारी होते हैं, 2 फोटोग्राफर होते हैं और 1 दर्जी होता है जो ये बाहरी आदमी होता है। कुल मिला के इसमें बाकी जो लोग होते हैं लगभग 27 पुलिस वाले होते हैं जो घायल हो जाते हैं, और 27 पुलिस वालों में से 5 ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से घायल थे। 3 आम आदमी भी थे इस बीच में जो थाने में बंद थे, हवालात के अंदर बंद थे। अब यही जांच पड़ताल की बात थी। अब धीरे धीरे जैसे दिन निकल रहा है, इस हम ब्लास्ट के बारे में लोगों को पता चल रहा है, मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं, पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं, और ये पड़ताल करते करते पता चलता है कि फरीदाबाद से जो विस्फोटक पदार्थ लेके आए थे वो इसी थाने के अंदर रखा हुआ था। इसी से ही सैंपल जुटाए जा रहे थे और इसी बीच में एक ब्लास्ट हो जाता है उसी सामान में। क्या वो पूरा का पूरा रखा हुआ था या कम रखा हुआ था या ज़्यादा रखा हुआ था, अभी इस बारे में तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था उस ब्लास्ट से लोग सहम जरूर जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आखिरकार जब मीडिया, सोशल मीडिया जब ये सक्रिय होती है तो पता चलता है कि एक इंस्पेक्टर, 9 मरने वालों में से एक इंस्पेक्टर होता है जिसका नाम असरार अहमद शाह होता है। इनके पिता का नाम होता है हबीबुल्लाह शाह, जो कि जिला कुपवाड़ा के रहने वाले होते हैं, दुर्ग मुल्ला निवासी होते हैं। 3 इनको बच्चे होते हैं और 3 बच्चे बूढ़े माँ बाप कमाने वाले यही होते हैं। उनकी बीवी, जब इनके परिवार के लोगों को ये पता चलता है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और खासकर इंस्पेक्टर असरार अहमद शाह, जहाँ जहाँ भी इस व्यक्ति की, इस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग रही थी, वहाँ वहाँ के लोग ये सोचने पर मजबूर थे, इतना शरीफ आदमी, इतना अच्छा आदमी, आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है।
दर्जी के बारे में मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। जो मोहम्मद शफ़ी परे है, उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके भी जो शरीर के अलग अलग हिस्से थे उनको भी समेट कर एक जगह रखा जाता है। ऐसे ही एक फोटोग्राफर होते हैं, इनका नाम जावेद मंसूर होता है। और जावेद मंसूर ये हरी परी गांव त्राल के रहने वाले होते हैं, जो कि कक्षा 8 तक साइंस पढ़ाया करते थे अपने गांव के ही प्राइवेट एक स्कूल में। और यहीं पढ़ाते पढ़ाते उनको एक बार सरकारी नौकरी का ऑफर मिल जाता है करीब 4 साल पहले। तब उन्होंने क्राइम ब्रांच में फोटोग्राफर की नौकरी के लिए आवेदन किया था और उनकी नौकरी लग जाती है और ये अपना उसमें काम कर रहे थे। ये भी इस हादसे का, इस ब्लास्ट का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद एक अरशद अहमद शाह होते हैं, ये भी फोटोग्राफर होते हैं क्राइम ब्रांच में। ये रहने वाले होते हैं कुलगाम चक्कर एक जगह लगती है, वहाँ के निवासी होते हैं। 1-2 साल पुरानी बातें, इनके भाई के रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। घर पर बूढ़े माँ बाप रहें, कमाने वाला इनके अलावा कोई नहीं है। इनके अरशद अहमद शाह के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं है। और जैसे ही ये डेड बॉडी इनकी घर पहुंचती है तो उसके बाद की जो बाकी लोग, आसपास के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, करीब करीब 12-13 घंटे तक इनके माँ और बाप को ये पता नहीं होने दिया था कि तुम्हारे बेटे की मौत हो चुकी है। और जैसे ही माँ और बाप को, बूढ़ों को ये पता चलता है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो भी बस बार बार ये कह रहे थे कि मेरे बेटे की गलती क्या थी। ऐसे ही नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद के परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और जब मौलाना साहब इनकी मैयत की नमाज़ पढ़ा रहे थे तो नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते वो खुद भी रोने लगते हैं। उनके पीछे जितनी भी जमात में लोग नमाज़ पढ़ रहे थे मैयत की, तो वो भी रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। और साथ ही जहाँ जहाँ पर उनकी पोस्टिंग रही थी, वो लोग भी सोचने पर मजबूर थे कि ये नायब तहसीलदार साहब, एक तो इनका प्रमोशन होने वाला था, ये तहसीलदार बनने वाले थे, और जैसे ही इनकी मौत की खबर लगती है लोगों को, तो लोग सोचने पर मजबूर थे कि वाकई ये भी एक अच्छे इंसान थे। बताया जाता है कि ये भी दूसरों की मदद किया करते थे। इसी तरह से 9 लोगों के मरने की ये इसमें सूचना है ब्लास्ट में। 9 में से मैं 5 की जानकारी में जुटा पाया, बाकी की जानकारी मैं 4 की नहीं जुटा पाया। और ऐसे इनको जब श्रद्धांजलि देने का नंबर आता है तो बड़े बड़े ऑफिसर पहुंच जाते हैं, इनको श्रद्धांजलि दी जाती है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये बयान आता है, ये एक हादसा है और हादसे में ही लगभग 9 ऑफिसर्स के मारे जाने की खबर है। और इसमें टोटल मिला के लगभग 27-28 के आसपास ये घायल होने की सूचना है, जिसमें पुलिस वालों की संख्या ज़्यादा है, 2-3 इसमें आम आदमी भी हैं। इसी तरह का जैसे धमाका ये नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है, ऐसे ही एक धमाका हुआ था दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को 6:52 के आसपास। दिल्ली लाल किला के पास जो मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 1 के पास एक धमाका होता है i20 कार में। और ये भी इसी धमाके का कह सकते हैं, जो i20 कार चला रहा था वो डॉक्टर नबी नाम का एक डॉक्टर होता है। उसी की गाड़ी के अंदर i20 कार में विस्फोटक पदार्थ होता है। और जैसे ही ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट में मौके पर ही लगभग 13 लोगों की मौत हो जाती है और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अभी इस मामले की एनआईए जांच कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से लगा हुआ है। और जांच एजेंसियां जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं, 500 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की गई और लगभग 600 लोगों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो इसमें थाने में जो ये हादसा हुआ है, तो वहाँ पर ये जो ब्लास्ट है, वो ब्लास्ट सिर्फ फरीदाबाद से उठाए गए सामान में ब्लास्ट हुआ है, वैसे कोई आतंकी ब्लास्ट नहीं हुआ। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और वहाँ के कश्मीरियों ने ये इस मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की है। कहीं ये हादसा है, ये क्या है, इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये सामने ज़रूर आना चाहिए। अब लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे थे इस मामले में। जाते जाते सुभाष बनावल हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उस्मान सैफी हैं, और साथ ही योगेश कुमार हैं छत्तीसगढ़ से। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें ओमवीर सिंह चौहान, दमरूलाल यादव, कमल सिंह, शुभी, सुनीता देवी, शिवानी पाल, मृत्युंजय मिश्रा, निशु चौधरी, काव्या चौधरी, अमित भारद्वाज, धर्मवीर चौहान, मुस्कान अंसारी, अंजू, डॉक्टर AK, मौलाना सद्दाम हुसैन, फरमान खान, अकील खान, विकास यादव, मनीष यादव, राघव सिंह, यासिर सैयद, फैज़ान प्रधान, अफजल आलम, अजीत सिंह राठौर, राघवेंद्र द्विवेदी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।